दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी से पार पाने के लिए केजरीवाल हिंदुत्व के एजेंडे पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की कथनी और करनी में साफ फर्क दिखाई दे रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हिंदू वोट बैंक को नाराज न करने के लिए अल्पसंख्यकों पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। गुजरात चुनाव को देखते हुए केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की तस्वीरें छापने की मांग पीएम मोदी से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक का ओहदा दे रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव के इसलिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम शामिल हैं, मगर सबसे ज्यादा गौर करने वाला जो विवादित नाम है वो है राजेंद्र पाल गौतम का। अब इस लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का नाम सामने आते ही बीजेपी केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इसे चुनाव के लिए एक नया प्रयोग बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बाकायदा ट्वीट के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये कोई संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक प्रयोग है। पहले कांग्रेस नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान देते थे, शिवराज पाटिल वैसे ही नेता हैं। अब तुष्टीकरण की रेस में पीछे न रह जाएं, इसीलिए केजरीवाल ने राजेंद्र पाल को प्रमोट किया है। उन्होंने गोपाल इटालिया पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने हिंदुओं को गाली दी थी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने स्टार प्रचारकों की सूची में राजेंद्र पाल गौतम को तो रखा, मगर अमानतुल्लाह खां को नहीं रखा। हालांकि उनको लेकर काफी विवाद भी चल रहा है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम के नाम पर बवाल इसीलिए मचा है क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम गौतम बुद्ध नगर महासभा में शामिल हुए थे, जहां हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई थी, और ये शपथ राजेंद्र पाल गौतम भी ले रहे थे। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम समेत पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा था, जिसके बाद राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत राघव चड्ढा और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हैं। मगर राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल करके केजरीवाल यहां बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इसका असर न सिर्फ दिल्ली एमसीडी बल्कि गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जहां वो हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी को टक्कर देने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखना यही है कि एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी दाल गलती है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल पर चारों दिशाओं से मुसीबत आन पड़ी है। जहां एक तरफ गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और केजरीवाल के हाथों से ये दोनों राज्य जाते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल और जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। आपको बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दांव चला है, ऐसा दांव जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सुकेश अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर राजी हो गया है। साथ ही उसने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की चुनौती दे डाली। ध्यान रहे कि सुकेश ने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने 2019 में जेल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए की उगाही थी। बाद में उसने मीडिया के नाम जारी एक पत्र में दावा किया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसे राज्यसभा भेजने के नाम पर 50 करोड़ रुपए लिए थे। सुकेश चंद्रशेखर के इन दावों को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा ने तिहाड़ में बंद एक ठग से सौदा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुकेश रोज केजरीवाल के खिलाफ बेतुके बयान और आरोप लगाते हैं और बदले में भाजपा उसके मामले में उससे मदद करेगी। वहीं पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता आतिशी मरलेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस की नाकामियों के बाद अब आपके खिलाफ मदद के लिए देश के सबसे बड़े ठग के पास गई है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सुकेश ने अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की रजामंदी देकर मामले में नया मोड़ ला दिया है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपने वकील को लिखित रजामंदी दी है और साथ ही साथ ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी ये टेस्ट करवाएं। पॉलीग्राफ टेस्ट सच और झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का कोई दावा सच है या फिर झूठ। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में उसकी हकीकत सामने आ जाती है। बहरहाल सुकेश के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वो अपने मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर सुकेश से मिले थे, और अगर मिले थे तो उनके बीच में क्या चर्चा हुई थी। दरअसल सुकेश ने ही एलजी को लिखी दूसरी चिट्ठी में केजरीवाल, जैन और दिल्ली सरकार के एक अन्य मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने उसे अपनी पार्टी के लिए 500 करोड़ रुपए का योगदान देने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को लाने के लिए कहा था। सुकेश ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने उसे दक्षिण क्षेत्र में पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद देने का वादा किया था। अब क्या करेंगे केजरीवाल साहब? अब कौन सी गोली देकर जनता को चकमा देंगे? क्योंकि महाठग सुकेश तो जांच के साथ साथ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच शुरू होती है तो केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता हाय तौबा मचाने लगते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दावे पर दिल्ली के लोगों का दिल जीता था कि वो एक आम आदमी है और ईमानदार है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की पोल और पार्टी के सभी दावे फेल होते नजर आए। जहां एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच मनीष सिसोदिया पर भी लगातार गाज गिर रही है। आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने अदालत में बड़ा दावा किया है। अदालत से 2 कारोबारियों की कस्टडी की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कुल 34 आरोपी हैं। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपियों 1.2 करोड़ रुपए के 140 मोबाइल का इस्तेमाल किया ताकि डिजिटल सबूत को मिटाया जा सके। यही नहीं, सरकारी अधिकारियों को शराब कार्टेल से 100 करोड़ रुपए घूस भी मिली है। अदालत से ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में शामिल या जिन पर शक था, उन्होंने बड़ी संख्या में मोबाइल बदले। इनका मकसद इस दौरान के डिजिटल सबूत को नष्ट करना था। इनमें सभी मुख्य आरोपी शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। फोन बदलने की टाइमिंग बताती है कि जैसे ही घोटाले का पर्दाफाश हुआ वैसे ही इसे बदला गया। कोर्ट ने बाद में बेनी बाबू और पी शरत चंद्र को 7 दिन की ईडी की हिरासत मंजूर कर ली। इसके अलावा ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान दिल्ली शराब घोटाले में शामिल कई लोगों को कुछ चुनिंदा बिजनेस घरानों को चुनने के लिए 100 करोड़ रुपए की घूस भी मिली। जांच में यह भी पता चला कि ये घूस राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने दिल्ली में शराब की दुकान खोलने की इजाजत देने के लिए मांगी थी, जिसके बाद अब भगवा दल यानी कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को खेलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने ईमानदार सरकार का वादा किया था, उन्होंने दिल्ली आबकारी घोटाले के सबूत मिटाने के लिए 140 फोन नष्ट किए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति की प्रति उसकी अधिसूचना से पहले ही लीक कर दी गई। पात्रा ने एमसीडी चुनाव में किए गए वादों पर कहा कि जिन लोगों के नाम पर वारंट जारी किए गए हैं, वो गारंटी नहीं दे सकते। पात्रा ने दावा किया कि शराब नीति को 5 जुलाई 2021 को जारी किया गया, लेकिन इस पॉलिसी की कॉपी मनीष सिसोदिया के दोस्तों, जिसमें शराब बनाने वाले कार्टेल शामिल थे, उन्हें ये पॉलिसी 31 मई 2021 को ही लीक कर दी गई थी। अब ये देखना होगा कि अब सीएम अरविंद केजरीवाल कौन सा रामबाण चलाते हैं जिससे वो इन सभी मुसीबतों को पार कर सके। शिवसेना सांसद संजय राउत हाल ही में पात्रा चौल घोटाले मामले में जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत फिर से दोहरे बयान देते नजर आए। एक तरफ पहले संजय राउत ने कहा कि वो ईडी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, वहीं दूसरी तरफ अब उनका नया बयान सामने आया। संजय राउत ने बयान में कहा कि जेल में मुझे बहुत सारी यातनाएं दी गई हैं। मैं जल्दी देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मेरे जेल के अनुभव और मेरे ऊपर किस तरह से कार्रवाई की गई इस बारे में उन्हें अवगत कराऊंगा। इससे पहले संजय राउत शिंदे और फडणवीस दोनों को अच्छा नेता बता चुके हैं और अब एक इंटरव्यू में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। शिवसेना सांसद ने कहा कि देश में हाल ही के वर्षों में राजनीतिक द्वेष से जो गिरफ्तारियां केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कराई हैं, उनकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदित ललित की अध्यक्षता में की जानी चाहिए। आगामी शीतकालीन सत्र में विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, यानी अब संजय राउत डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। शिंदे और फडणवीस की तारीफ करके उन्होंने अपने उद्धव गुट खेमे को तो कहीं ना कहीं खफा कर दिया, जिनमें मनहाने के लिए अब वो केंद्रीय एजेंसियों को घेरने का काम कर रहे हैं। संजय राउत ने इस इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि पात्रा चौल से मेरा कोई संबंध नहीं है। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई, पात्रा चौल से मेरा कोई संबंध नहीं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। देश संविधान के दायरे में चलता है, इसका रक्षण करना हम सभी का काम है, लेकिन मौजूदा वक्त में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में आने के बाद जेल गए थे और करीब 100 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में जमानत मिली। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राउत ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके जेल में रहने के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ खड़े रहे, यानी संजय राउत अब दोनों तरफ से खेल रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, मगर संजय राउत ने भाजपा की तारीफ के पुल बांधकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उनकी चापलूसी अब नजर आ रही है।
शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में वो तकरीबन 102 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं और अब ईडी ने दोबारा संजय राउत पर शिकंजा कसा है। ईडी एक बार फिर से संजय राउत को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। इसके लिए ईडी द्वारा कोर्ट में कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। दरअसल ईडी ने संजय राउत की जमानत पर आपत्ति दर्ज की थी और प्रवर्तन निदेशालय बॉम्बे हाईकोर्ट पर पहुंच गया था, जहां उसने एक अर्जी डाली थी। उस अर्जी के जवाब में राज्यसभा सदस्य संजय राउत से कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस अर्जी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने ईडी को अपने आवेदन में संशोधन करने की भी अनुमति दी, क्योंकि संजय राउत को जमानत देने वाला विशेष अदालत के पास अर्जी दाखिल करने के लिए समय उपलब्ध नहीं था। इसीलिए इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर तय की गई है। लेकिन इस बार ईडी ने अपनी इस अर्जी में सिर्फ संजय राउत की मुश्किलें नहीं, बल्कि प्रमुख नेता संजय राउत के अलावा सह आरोपी प्रवीण राउत को भी मिली जमानत को चुनौती दी है। आपको बता दें कि संजय राउत एक सप्ताह बाद अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया था। उन्होंने दलील दी थी कि विशेष अदालत ने कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की हैं। हम इससे बहुत प्रभावित हैं। जस्टिस डांगरे ने हालांकि ये कहा था कि हर आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जिनका असर होता है। उन्होंने कहा कि अगर 1 या 2 दिन बाद इस पर सुनवाई हुई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एजेंसी ने हाईकोर्ट से जमानत आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि न्यायमूर्ति डांगरे ने सभी पक्षों को सुने बिना आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, संजय राउत को पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के 100 दिन बाद बुधवार को विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने जमानत दी थी। जमानत की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए। हालांकि अब दोबारा उनके जेल जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।